ओके जी। सो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रुप वन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने उसके ट्रेंड्स देखे थे कि डाउन द ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, या उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह से फिर हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी देखी कि जैसे कि सॉफ्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसी तरह से आपके पास मैलिएबल भी हैं, ऑब्वियसली मेटल है, डक्टाइल हैं, सारी चीज़ें। तो खैर आज हमें स्टार्ट करना था ग्रुप 7 एलिमेंट्स यानी कि हैलोजेंस। ग्रुप 7 एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 7 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस। अच्छा, इन्हें हम हैलोजेंस कहने की वजह ये है कि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर, मेकर, प्रोड्यूसर, बनाने वाला। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपका हाइड्रोजन में जो हाइड्रो है उसका मतलब है वाटर और जो जन है इसका मतलब है फॉर्मर। पानी बनाने वाली गैस को हाइड्रोजन गैस कहते हैं। सो नाम आपको बताएगा बिल्कुल इसी तरह से हैलोजन भी आपको बताएगा कि वो कौन है। तो ग्रुप 7 के मेंबर्स जो हैं वो सॉल्ट बनाने में ज़्यादातर उनका यूज़ है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। सो ये सारे हेलो हैं, हेलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे के सारे क्या हैं? हैलोजेंस हैं। दे आर हैलोजेंस। सब 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 ये सब हैलोजेंस हैं। तो इनके मैंने कुछ फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि पहला मेंबर है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन, फिर है एस्टेटीन, सारे हैलोजेंस हैं ये। इनकी अगर मैं स्टेट की बात करूँ सो दिस इज़ गैस, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं ना ये रूम टेम्परेचर पर हैं, सही है? ये रूम टेम्परेचर पर लिखा हुआ है ना, यानी कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर नहीं है कि हमने इनकी स्टेट्स लिख दी हो। तो ये इनकी नेचुरल फॉर्म है ये। कलर की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन येलो कलर का है, पेल येलो, यानी कि क्लोरीन पेल येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कई कई जगहों पर। ब्रोमीन रेड ब्राउन है, इसी तरह से आपका आयोडीन है, फिर ग्रे ब्लैक, और देन एस्टेटीन आपका प्योर ब्लैक। अच्छा, ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन के हमने यहाँ पर 3 जो है ना वो चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर ब्रोमीन अपनी गैसियस फॉर्म में है तो वो ब्राउन गैस है, मतलब आपने ब्रोमीन को हीट किया और आपने उसे गैस बना दिया तो वो ब्राउन गैस है। और अगर आपने ब्रोमीन का सॉल्यूशन देखा तो वो ऑरेंज सॉल्यूशन है। सेम गोज़ विद आयोडीन, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो ग्रे ब्लैक है, और अगर वो आपने आयोडीन को सबलाइम कर दिया। अच्छा, आयोडीन सबलाइम होता है एट रूम टेम्परेचर, ओके, एट रूम टेम्परेचर सबलाइम होता है, नेचर है इसकी ये, यानी कि डायरेक्टली गैस बन जाएगा, ये डायरेक्ट गैस बनेगा ये। आयोडीन की बात कर रहा हूँ। तो जब अपनी वेपर्स की फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा, तो मैंने उसका भी कलर लिखा हुआ है कि वो क्या होता है, पर्पल गैस होती है। और इसी तरह से अगर आपने आयोडीन को डिज़ोल्व कर दिया, आयोडीन का सॉल्यूशन ले लिया आपने, तो फिर वो डार्क ब्राउन सॉल्यूशन है। तो ये 3 कलर आपके पास आ गए हैं इसके। एस्टेटीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर और ये ब्लैक होता है, बिल्कुल प्योर ब्लैक। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें अगर हम, सो फिर हम इनकी आ जाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर। अच्छा, सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि दे आर डायटॉमिक। डायटॉमिक का मतलब ये होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, यानी ये एक साथ रहना पसंद करते हैं। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या है? 2। यानी कि अगर आपको मैं कहूँ कि यार ये क्लोरीन है, तो टेक्निकली मेरी ये बात गलत है, ये क्लोरीन कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, आपको उसके नीचे 2 लगाना है। अच्छा, ये इनकी स्टेबल फॉर्म है, ये इनकी स्टेबल फॉर्म है। हर एलिमेंट की एक स्टेबल फॉर्म होती है, जैसे मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स
वो सिंगल भी रह लेते हैं, इंडिविजुअल, जैसे कि सोडियम इज़ Na, ओनली Na, MgLi, KCa, Ba, सारे मेटल्स हैं ना ये, वो अकेले भी रह लेंगे, नो प्रॉब्लम, वो उनकी स्टेबल फॉर्म है, ओके। लेकिन ये नहीं रहता इस तरह से, ये इनकी स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये याद रखिएगा, ओके। ये हमेशा एक साथ रहना पसंद करते हैं, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, एस्टेटीन At2, ये होते ही इसी फॉर्म में है। और जब ये अपनी डायटोमिक स्टेट में आते हैं ना, तो उनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि दे आर स्टेबल इन डायटोमिक फॉर्म। वैलेंस शेल की अगर मैं बात करूं, इनके आउटर शेल की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियस है कि आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में। क्यों? कि ग्रुप नंबर 7 है। भाई ग्रुप नंबर बहुत सारी चीज़ें बताएगा ना आपको, ग्रुप नंबर तो आपको कई सारी चीज़ें बताएगा। उनमें से एक बात क्या है, हमने क्या पढ़ा था पहले, हमने आपको पहले क्या बताया था कि बेटा ग्रुप नंबर इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स। भाई मैंने कहा कि कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 4, तो आप ज़रा इसके आउटर इलेक्ट्रॉन बताइए, आप कहेंगे 4। तो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? ग्रुप नंबर को देखकर। इसी तरह से आपके पास बोरॉन है, तो बोरॉन तो ग्रुप 3 में होता है। तो मैं आपसे पूछूं यार बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर मैं आपसे ब्रोमीन का पूछूं, तो ब्रोमीन कौन से ग्रुप में है, तो आप कहोगे ब्रोमीन ग्रुप 7 में है। तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं कहूँगा उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वही बात है कि वो डिपेंड कर रहा है किस पर, ग्रुप नंबर पर। तो चूँकि ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स जो हैं, ये जितने भी मैंने यहाँ पर मेंबर्स लिखे हुए हैं, इन सब के आउटर शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात तो अंडरस्टूड है, पक्की है, 110% है कि ग्रुप नंबर आपको आउटर इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि देयर वैलेंस शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। फिर हमने क्या कहा कि दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हैलाइड, यानी इसका क्या मतलब है? देखो ये हैं बेटा नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपने देखा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में कि जब हम सोडियम क्लोराइड बना रहे थे, तो सोडियम वॉज अ मेटल एंड सोडियम वॉज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और एट द सेम टाइम जब वहाँ पर हमने क्लोरीन लिखा था, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि दिस इज़ सोडियम मेटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ क्लोरीन, एज वी नो दैट क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की जॉब क्या है? इट हैज़ टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इस क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड Na वुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इनके बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर, दे आर गोइंग टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या बेटा, यहाँ पर हुआ क्या कि आपने देखा क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है। भाई नॉन मेटल की नेचर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और मेटल की नेचर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कोई भी ले लो आप, लेट सपोज मैंने ले लिया ब्रोमीन। भाई ये आपके पास ब्रोमीन है, अच्छा मैं यहाँ Br2 लिखूँगा, मैं सिर्फ Br नहीं लिखूँगा क्योंकि मोनो एटॉमिक स्टेट में हैलोजेंस आर अनस्टेबल। तो Br2 मैंने लिखा, और मैंने आपको कहा कि भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और क्या किया इसने? Br- बना लिया, 2Br, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो ये आपके पास था ब्रोमीन, सही है, और ये आपके पास है ब्रोमाइड। तो ब्रोमीन से क्या बना? ब्रोमाइड। इसी तरह से क्लोरीन से क्या बना? क्लोराइड। इसी तरह से फ्लोरीन से क्या बना? फ्लोराइड। आयोडीन से क्या बनेगा? आयोडाइड। एस्टेटीन से क्या बनेगा? एस्टेटीन से क्या बनेगा? एस्टेटाइड। तो इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है ज़रा देखिएगा आप बेटा, इसको मैंने लिखा है कि दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हैलाइड आयन, यानी कि हैलाइड आयन, यानी कि फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन, क्लोरीन से क्लोराइड आयन, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन, आयोडीन से आयोडाइड आयन। ये हैलाइड आयन बनाते हैं गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दे आर नॉन मेटल्स और स्पेसिफिकली दे आर हैलोजेंस। तो हैलोजेंस क्या बनाते हैं? हैलाइड आयन बनाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हैलाइड आयन, सिंपल। अच्छा जी, ओके।
ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड आपने एल्कली मेटल्स के भी डिस्कस किए हुए हैं, है ना। हमने उनके एटॉमिक रेडियस को देखा था, हमने उनकी रिएक्टिविटी को देखा था, हमने उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देखा था। सो सेम गोज़ विद द हैलाइड्स, सेम गोज़ विद द हैलोजेंस। हम इनके भी मेल्टिंग पॉइंट को देखेंगे और हम इनके भी रिएक्टिविटी को कंसिडरेशन में लाएंगे। तो बेटा अब बात ये है कि हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का क्राइटेरिया मेटल की रिएक्टिविटी से चेंज होता है। भाई मेटल का तो ये होता है ना, भाई मेटल का तो ये होता है ना बेटा कि अगर मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर इसने आसानी से ईजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो मैं कहूँगा कि ये मोर रिएक्टिव है। तो मैं क्या कहूँगा, ये मोर रिएक्टिव है। और अगर इस मेटल ने बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो मैं क्या कहूँगा, ये लेस रिएक्टिव है। सिंपल सी बात है। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर नॉन मेटल्स, तो हम इनकी रिएक्टिविटी के लिए ये बात नहीं कहेंगे कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, हम कहेंगे कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्राइटेरिया चेंज हो गया। हम अब जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की एबिलिटी देख रहे हैं, लॉस करने की नहीं, गेन करने की एबिलिटी देख रहे हैं हम। अगर तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो मोर रिएक्टिव है, और अगर वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो लेस रिएक्टिव है नॉन मेटल का। जबकि मेटल का हमने इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से देखा था, अब हम इलेक्ट्रॉन के गेन करने से देख रहे हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास दो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, एक फ्लोरीन है और एक हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन लिखा, मैंने कहा यार ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन की तरफ या फ्लोरीन की तरफ। स्ट्रक्चर हमने उसके ऑलरेडी बनाए हुए हैं, यानी कि ये तो पता है आपको स्ट्रक्चर कि मेरे पास अगर फ्लोरीन है और फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है, तो जब मैं फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में इसका कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऐसा ही है। तो जब दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो टोटल शेल्स हमारे पास कितने हो गए, 2 शेल्स हो गए, किसमें, फ्लोरीन में। तो इसी तरह से अगर आप क्लोरीन की बात करो तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल कितने शेल हो गए, 3 शेल्स हो गए। भाई आज मुझे कंसर्न है शेल से, मैं नहीं देख रहा अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं, आई डोंट केयर। मैं देखूँगा उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स। भाई फ्लोरीन के 2 शेल्स हैं और क्लोरीन के 3 शेल्स हैं, सही है जी। सो इट मीन्स दैट कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होगी ना वो इस क्लोरीन से कम होगी। आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूँगा यार ये जो न्यूक्लियस है क्लोरीन का, ये जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है ये तो इस इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, बीच में 3 शेल्स आ गए बेटा, और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस से ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है बेटा। डिस्टेंस मैटर्स अलॉट, ये याद रखिएगा बात, सही है। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है ना, फ्लोरीन का तो डिस्टेंस ही कम है इलेक्ट्रॉन से, यानी फ्लोरीन के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। जब उसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, अगर तो नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो मोर रिएक्टिव है, और अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर रहा है तो वो लेस रिएक्टिव है। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से है बेटा, अभी हमने आपको बताया।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन इज़ गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन ईजीली, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ईजीली गेन नहीं करेगा। उसकी वजह आपको अच्छी तरह से पता है कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका साइज़। तो इसी तरह से आप नीचे चलते जाओ बेटा, आप ले लो ब्रोमीन को ले लो, आप आयोडीन को ले लो, आप एस्टेटीन को ले लो। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज हो ही रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। भाई मैंने क्लोरीन का अभी बनाया है ना, तो इसमें कितने शेल्स बनाए मैंने? 3। आप ब्रोमीन का बनाओ बेटा, 4 शेल बनेंगे उसमें। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, आयोडीन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर, फिर एस्टेटीन का फिर ये स्ट्रक्चर। तो भाई उसका न्यूक्लियस दूर होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट नहीं किया तो वो तो लेस रिएक्टिव हो गया। अब मैं इसको समराइज़ कैसे करूं? तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है ग्रुप 7 की, जबकि एल्कली मेटल में क्या हो रहा था, यानी कि मेटल में क्या हो रहा था, रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। ये डिफरेंस है, मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अभी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दोनों में डिफरेंस ही आपको पता होना चाहिए। मेटल की रिएक्टिविटी इज़ समथिंग एल्स और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इज़ समथिंग एल्स। दोनों में डिफरेंस है बेटा, याद रखिएगा ये बात आप। ओके 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 ओके। तो फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एंड क्लोरीन इज़ लेस रिएक्टिव। थोड़ा सा आगे चलें, चूँकि हमने अभी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया है तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पहले देख लेते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि मोर रिएक्टिव जो आपके पास एलिमेंट होगा ना, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल फिनोमिना है, सिंपल फिनोमिना है, बिल्कुल इजी। क्या कहा मैंने? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। यानी अगर मैं इसका थॉट प्रोसेस आपको बताऊं तो आप कंपैरिजन करा सकते हो इसका। कैसे? लेट्स सपोज मेरे पास है इस तरह की एक चेयर। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो, ये मेरे पास एक चेयर है कुछ ऐसी, और कुछ ऐसी, ऐसे ऐसे ऐसे। सही है जी, बस गुजारा करो बेटा, ड्राइंग तो ऐसी ही है अपनी। अच्छा जी, ये मैंने चेयर बना ली। अब मैंने आपको कहा कि ये है हमज़ा। थोड़ी देर के लिए कंसिडरेशन, इमेजिनेशन की दुनिया में आ जाओ बेटा। ये है आपके पास हमज़ा, ओके, और ये है आपके पास अब्दुल्ला। ये है आपके पास हमज़ा और ये है आपके पास अब्दुल्ला, ओके। अब अब्दुल्ला तो हैवी है और हमज़ा बेचारा कमज़ोर है, तो मैं नाम लिख देता हूँ इनके नीचे। ये है हमज़ा और ये आपके पास आ गया बेटा अब्दुल्ला। लेट्स सपोज ये दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं और सुबह ही सुबह जब क्लास का टाइम हुआ तो अब्दुल्ला जल्दी आ गया स्कूल। अब अब्दुल्ला जब जल्दी आ गया तो अब्दुल्ला इस चेयर पे आके इस तरह से बैठ गया। अब जब हमज़ा आया तो हमज़ा ने कहा कि यार ये तो मेरी जगह है, उठो यहाँ से। अब्दुल्ला नहीं उठा। अब हमज़ा तो बड़ा चालाक बच्चा है, शरारती बच्चा है, इसने कहा यार मैं इसको उठाता हूँ। अब हमज़ा आया, इसको ऐसे करके, यूँ ऐसे 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 करके टकरे मारी, लेकिन ये नहीं उठा। यहाँ आएगा, नहीं हिलेगा। अब्दुल्ला अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो हैवी एलिमेंट है। हैवी को लाइटर कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है? इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना? क्या कहते हो? लेकिन अगर 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 हमज़ा पहले से आकर बैठ गया और अब्दुल्ला फिर आया, आप सोचो कि क्या होगा फिर, हैं भाई? और अब्दुल्ला अगर बिगड़ गया, अब्दुल्ला ने अगर ज़िद कर ली कि मैं यहाँ बैठूँगा, तो वो हल्का सा ऐसे ऐसे करके वो यूँ धक्का देगा और हमज़ा माशाल्लाह से दूसरी तरफ गिरा पड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल है भाई, मिशन सक्सेसफुल। यही काम एलिमेंट्स के साथ भी होता है। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन है जो कि मोर रिएक्टिव है,
और ये ब्रोमीन है जो कि लेस रिएक्टिव है। सर आपको कैसे पता लगा? सर को भी ऐसे पता लगा क्योंकि सर के पास भी पीरियोडिक टेबल है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले कम रिएक्टिव। तो क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन इज़ लेस रिएक्टिव। तो अब क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन को धक्का देगा तो ब्रोमीन को बेचारे को बाहर निकाल देगा, खुद उसकी जगह आके लग जाएगा। यानी कि ये जो क्लोरीन है ये अब्दुल्ला है और ये जो ब्रोमीन है ये हमज़ा है, ओके। और ये जो के है ये आपकी चेयर है। तो अभी चेयर पे कौन बैठा हुआ है? हमज़ा बैठा हुआ है। अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला ने कहा चल भाई शाबाश, टाइम पूरा हो गया, निकलो यहाँ से। उसने उसको धक्का दिया क्योंकि वो हैवियर था, उसने अपने हैवी होने का फ़ायदा उठाया और ब्रोमीन को उसने धक्का दे के निकाला, ख़ुद चेयर पे आकर बैठ गया। सिंपल सिंपल, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा कि जिस एलिमेंट को आप डिस्प्लेस करने जा रहे हो, जिस एलिमेंट के साथ आप पंगा लेने जा रहे हो, क्या आपके अंदर इतना दम है, आप कर सकते हो ये काम, डिस्प्लेस कर सकते हो उसको? इफ़ यस सो कैरी ऑन, गो अहेड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हम लिखते हैं नो रिएक्शन। फिर हम क्या लिखते हैं? नो रिएक्शन। तो बेटा ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ना, इन सब का क्राइटेरिया कुछ ऐसा ही होता है, कुछ यही होता है, सेम होता है, ओके। तो इस रिएक्टिविटी को हम पास पेपर्स पर अप्लाई करेंगे कि हम किस तरह से देखेंगे कि जो है वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो फिर हम उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।